दोस्तों जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन में। दोस्तों, दिल्ली के एक छोटे से सभागार में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। मंच पर अभी तक सन्नाटा था, लेकिन भीड़ के चेहरे पर उम्मीद की चमक साफ झलक रही थी। सबकी निगाहें एक ऐसे पल की ओर टिकी थीं जिसका इंतजार वे बरसों से कर रहे थे। दो ऐसे व्यक्तित्व आमने सामने आने वाले थे जिनका नाम ही युवा पीढ़ी में ऊर्जा भर देता था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक तरफ थे चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के संस्थापक, जिनकी पहचान बहुजन समाज के बीच एक साहसी, बेखौफ और निडर नेता के रूप में बन चुकी थी। जेल की सलाखों से लेकर संसद की बहसों तक उनका संघर्ष हर जगह दर्ज था। दूसरी ओर थे डॉ राजरत्न आम्बेडकर, डॉन बाबा साहेब आम्बेडकर के वंशज, जो विचारों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। उनका जीवन इतना ग्लैमरस नहीं था, लेकिन वह शांत, गहन और विचारशील व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी आवाज में गरिमा थी और उनकी उपस्थिति में गंभीरता। दोनों की राहें भले अलग थीं, लेकिन मंजिल एक ही थी, समानता और न्याय का समाज। सभागार में हलचल तब बढ़ी जब दरवाजे पर नीली पगड़ी और सादा सफेद कुर्ता पहने चंद्रशेखर दाखिल हुए। उनके साथ युवाओं का एक बड़ा जत्था था। नारे लगने लगे, जय भीम, जय संविधान। कुछ ही देर में मंच के दूसरे हिस्से से डॉ राजरत्न आम्बेडकर आए। उनकी चाल धीमी थी, पर हर कदम में गरिमा थी। नीली टाई और कोट में वे अपने दादा बाबा साहेब की झलक दे रहे थे। दोनों नेताओं की नजरें मिली। कुछ पल का मौन था, जैसे इतिहास स्वयं सांसें रोककर देख रहा हो। इस मुलाकात की पृष्ठभूमि बहुत गहरी थी। देश में लगातार हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और अन्याय की घटनाएं बढ़ रही थीं। युवा पीढ़ी में गुस्सा था, लेकिन उन्हें दिशा की जरूरत थी। भीम आर्मी के युवाओं ने शिक्षा और सड़क पर संघर्ष दोनों को हथियार बनाया। वहीं राजरत्न आम्बेडकर ने विचार और संवाद की राह चुनी। दोनों धाराएं एक दूसरे से अलग नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक थीं। इन्हीं परिस्थितियों ने बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हो अगर रावण और आम्बेडकर साथ आ जाएं। अगर ऊर्जा और विचारधारा मिल जाए तो आंदोलन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए एक गोपनीय बैठक बुलाई गई। कोई राजनीतिक रंग न चढ़े, इसीलिए इसे सार्वजनिक मंच पर विचार सम्मेलन का नाम दिया गया। पर सच्चाई यह थी कि सबका ध्यान सिर्फ एक पल पर था, इन दोनों का आमना सामना। सभा शुरू हुई। संचालक ने जब दोनों नेताओं को संबोधित किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चंद्रशेखर ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। साथियों, आज हमें यह तय करना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित रहेगी या संविधान की चौखट तक पहुंचेगी। हमें तय करना है कि हम सिर्फ प्रतिरोध करेंगे या भविष्य की राह भी बनाएंगे। उनकी आवाज में उग्रता थी, लेकिन वह उग्रता किसी हिंसा की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ विद्रोह की थी। इसके बाद डॉ राजरत्न खड़े हुए। उन्होंने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मित्रों, संघर्ष जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है संगठन और शिक्षा। बाबा साहेब ने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर हम केवल गुस्से में काम करेंगे तो आंदोलन टिकेगा नहीं। हमें स्थायी समाधान चाहिए, और वह समाधान सिर्फ विचारों से आएगा। हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया, जैसे दो धाराएं आपस में टकराई हों। पर असल में यह टकराव नहीं था, यह तो एकता की शुरुआत थी। सभा भीड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, लेकिन भीतर एक छोटा सा कक्ष आरक्षित था। वही असली बातचीत का स्थान था। वहां सिर्फ गिने चुने लोग थे, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता, कुछ विद्यार्थी और कुछ मूक गवाह। कमरे में जब चंद्रशेखर और डॉ राजरत्न आमने सामने बैठे तो वातावरण एकदम गंभीर हो गया। चंद्रशेखर ने सीधे सवाल से शुरुआत की, डॉक्टर साहब, हम सालों से लड़ रहे हैं। हम सड़क पर उतरते हैं, जेल जाते हैं, गोलियां सहते हैं, लेकिन बदलाव उतना नहीं दिखता। आपको लगता है कि सिर्फ शिक्षा और संवाद से समाज बदल जाएगा? राजरत्न मुस्कुराए। रावण जी, समाज को बदलने के लिए सिर्फ एक हथियार काफी नहीं है, संघर्ष की जरूरत है। लेकिन वह संघर्ष अगर बिना दृष्टि के हो तो वह सिर्फ आग बन जाता है, जो जलाता है पर रास्ता नहीं दिखाता। हमें आग को प्रकाश में बदलना होगा। चंद्रशेखर ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, पर क्या लोग अब सिर्फ किताबें पढ़कर जागेंगे? गांव कस्बों में आज भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या हम सिर्फ भाषण देंगे? राजरत्न की आवाज गंभीर हो गई। भाषण से क्रांति नहीं होती, लेकिन विचार से दिशा मिलती है। बाबा साहेब ने भी सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया था। अगर उन्होंने सीधे हथियार उठाए होते तो शायद संविधान ही न बन पाता। आपका गुस्सा सही है, पर उस गुस्से को संगठित विचार चाहिए। दोनों की बातों में अंतर था, पर कहीं न कहीं एक दूसरे की बात में गहराई भी थी।
युवा कार्यकर्ता जो बेशक बाहर इंतजार कर रहे थे, वे जानते थे कि आज इतिहास बन रहा है। राजरत्न ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक डायरी निकाली। उसमें बाबा साहेब के कुछ उद्धरण लिखे थे। उन्होंने एक वाक्य पढ़कर सुनाया, मनुष्य महान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और विचारों से महान बनता है। फिर बोले, रावण जी, हमें अपने समाज को यह विश्वास दिलाना है कि वे महान हो सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम उन्हें शिक्षा देंगे, आत्मसम्मान देंगे और यह बताएंगे कि वे सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि परिवर्तनकारी शक्ति हैं। चंद्रशेखर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने कहा, मैंने जेल में रहते हुए भी यह महसूस किया कि हमारे लोग अगर पढ़े लिखे होते तो हमें बड़ धोखा नहीं मिलता। नेता बनकर आए लोग हमें बांटते हैं और हम बांट जाते हैं। शायद यही वजह है कि हमारी ताकत बिखर जाती है। राजरत्न ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यही कारण है कि हमें सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है। संविधान हमारा हथियार है और शिक्षा हमारी ढाल। अगर हम दोनों, आपकी ऊर्जा और मेरी दिशा, मिल जाएं, तो यह आंदोलन अजेय हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच पहली बार एक गहरा सामंजस्य पैदा हुआ था। चंद्रशेखर ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो चलिए हम दोनों मिलकर यह यात्रा शुरू करते हैं। आप विचार देंगे, मैं उस विचार को जमीन तक पहुंचाऊंगा। राजरत्न ने मुस्कुराकर हाथ थामा। यह सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, यह इतिहास के 2 अध्यायों का संगम था। कमरे में कुछ देर तक शांति रही। बाहर खिड़की से आती हल्की हवा भी जैसे सोच में डूबी थी। अचानक चंद्रशेखर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप जानते हैं, जब सहारनपुर में हमारे घर जला दिए गए थे तब सरकार ने हम पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। हमारे भाई बहन सड़कों पर थे, लेकिन मीडिया ने हमें ही दोषी बताया। क्या यह अन्याय नहीं है? राजरत्न गंभीर चेहरा लिए सुनते रहे। उन्होंने कहा, हाँ, यह बाध्य अन्याय है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सहारनपुर की घटना नहीं है। यह सदियों से चला आ रहा पैटर्न है। जब भी दलित और बहुजन संगठित होते हैं, सत्ता उन्हें दबाने की कोशिश करती है। असली सवाल यह है कि हम इस पैटर्न को तोड़ेंगे कैसे? चंद्रशेखर ने अपनी मुट्ठी भींची। मैंने देखा है, गांवों में हमारे लोगों को अभी भी कुएं का पानी भरने नहीं दिया जाता। मंदिर में जाने पर पिटाई होती है। स्कूलों में बच्चे अलग बिठाए जाते हैं। यह 21वीं सदी है, लेकिन सोच अभी भी मध्यकालीन है। राजरत्न ने धीरे से कहा, यही तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। कानून बदल गया, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। और मानसिकता तभी बदलेगी जब हम समाज को शिक्षित करेंगे, जब हम उन्हें यह बताएंगे कि भेदभाव इंसानियत के खिलाफ है। उनकी बातों से कमरे में बैठे युवा सोच में पड़ गए। एक छात्र ने हिम्मत करके पूछा, साहब, क्या आपको लगता है कि संविधान ही हमारी रक्षा करेगा? राजरत्न ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हथियार तभी काम करता है जब उसे चलाने वाला जागरूक हो। अगर हमारे लोग अपने अधिकार ही नहीं जानते तो संविधान भी किताबों में कैद होकर रह जाएगा। चंद्रशेखर ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर हमें यह जागरूकता फैलानी होगी। गांव-गांव, गली गली जाकर लोगों को बताना होगा कि उनका हक क्या है। यह चर्चा किसी बहस की तरह नहीं थी, बल्कि एक युद्ध योजना की तरह लग रही थी। अगले दिन दोनों नेताओं ने फिर से मुलाकात की। इस बार कमरे में नक्शे, दाश और कागज फैले हुए थे। अब बातचीत भावनाओं से आगे बढ़कर योजनाओं पर पहुंच चुकी थी। राजरत्न ने कहा, हमें 3 मोर्चों पर काम करना होगा, शिक्षा, संगठन और राजनीति। अगर इनमें से एक भी कमजोर रहा तो आंदोलन अधूरा रह जाएगा। चंद्रशेखर ने उत्साह से पूछा, तो पहले कहां से शुरुआत करें? राजरत्न ने बोर्ड पर 3 बड़े अक्षरों में लिखा, शिक्षा। फिर बोले, बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें लाइब्रेरी खोलनी होगी, छात्रावास बनाने होंगे और बच्चों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे किसी से कम नहीं हैं। चंद्रशेखर ने तुरंत जोड़ा, और हमें स्कॉलरशिप फंड भी बनाना होगा। कई बार हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। अगर हम उन्हें सहारा दें तो यही बच्चे कल आंदोलन की रीढ़ बनेंगे। राजरत्न ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने दूसरा शब्द लिखा, संगठन। बिना संगठन के कोई आंदोलन टिकता नहीं। हमें युवाओं, महिलाओं और किसानों को जोड़ना होगा। हर जिले में समितियां बनानी होंगी। हमें यह दिखाना होगा कि यह सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। चंद्रशेखर की आंखों में चमक आ गई। यह काम हम भीम आर्मी के जरिए करेंगे। हमारे पास पहले से ही हजारों कार्यकर्ता हैं। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो वे पूरे उत्तर भारत में जागरूकता फैला सकते हैं। राजरत्न ने बोर्ड पर तीसरा शब्द लिखा, राजनीति। हम चाहे कितना भी संघर्ष करें, लेकिन अगर सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तो बदलाव अधूरा रहेगा। इसलिए हमें राजनीति में भी उतरना होगा। लेकिन राजनीति का मतलब कुर्सी नहीं, बल्कि नीति होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब,
आप दिशा दिखाइए, मैं उसके लिए लड़ूंगा, चाहे सड़क पर चाहे चाहे संसद में। बस हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा सपना टूटे नहीं। कमरे में बैठे सभी कार्यकर्ता तालियों से गूंज उठे। यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। बैठक खत्म होने के बाद देर रात तक चंद्रशेखर अकेले अपने कमरे में बैठे थे। सामने टेबल पर कुछ पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं, उनके माता पिता की, गांव की और उनकी जेल की। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने परिवार के साथ न्याय कर पाया? माँ चाहती थी कि मैं वकील बनूं, सुरक्षित जीवन जीऊं, लेकिन मैंने यह रास्ता चुना, संघर्ष का, बलिदान का। शायद यही मेरी नियति थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सड़कों पर अब भी कुछ कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह उन हजारों लाखों लोगों की है जो रोज अन्याय सहते हैं। दूसरी ओर डॉ राजरत्न अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके सामने बाबा साहेब की विशाल तस्वीर लगी थी। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए मन ही मन कहा, दादाजी, क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ? लोग मुझे आपसे जोड़ते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी ऊंचाई तक पहुँचना आसान नहीं है। मेरे पास न तो आपकी जैसी शक्ति है, न ही वही परिस्थितियां, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपके विचारों को आगे ले जाऊं। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह लड़ाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की आत्मा की है। अगर हमें जीतना है तो हमें त्याग करना होगा। हमें अपना सुख, आराम, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी इस मिशन में समर्पित करनी होगी। उस रात दोनों नेताओं ने अलग अलग जगह बैठकर एक ही बात सोची, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सचमुच बदलाव ला पाएंगे? कुछ ही महीनों में वह मुलाकात एक ऐतिहासिक मोड़ बन गई। युवा तब गांव-गांव जाकर किताबें बांटने लगे। महिलाओं के लिए विशेष शिक्षण केंद्र खोले गए। भीम आर्मी की टीम और राजरत्न के अनुयायी एक ही मंच पर आने लगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक यह लहर फैल गई। जहां पहले केवल नारे गूंजते थे, अब वहां पुस्तक मेले, कानूनी जागरूकता शिविर और शिक्षा रैलियां होने लगी। चंद्रशेखर गांवों में जाते तो लोग उनसे कहते, रावण भाई, हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमें स्कूल चाहिए। वहीं राजरत्न जब बोलते तो लोग कहते, डॉक्टर साहब, हमें समझाइए कि संविधान में हमारे लिए क्या लिखा है। दोनों की भूमिकाएं स्पष्ट हो गईं। एक ऊर्जा भरता, दूसरा दिशा देता। एक जोश जगाता, दूसरा समझाता। धीरे धीरे यह आंदोलन एक राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। मीडिया भी अब इसे अनदेखा नहीं कर पा रही थी। कुछ पत्रकारों ने लिखा, यह मुलाकात दलित आंदोलन की नई परिभाषा है, जहां सड़क और संविधान दोनों साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ी। सत्ता को यह गठजोड़ खटकने लगा। विरोधियों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। फिर भी जनता की जुबान पर बस एक ही बात थी, अब की बार हमारी आवाज दबेगी नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह से रावण भैया का साथ अपने ही लोग छोड़ते चले जा रहे हैं और अपनी अपनी अलग पार्टी बनाने का बारे में सोच रहे हैं, इस तरह क्या चंद्रशेखर रावण अपनी राजनीतिक सफर में कमजोर साबित होंगे, या फिर अकेले ही संघर्ष करके जैसे यहाँ तक पहुंचे हैं उसी तरह आगे के मुकाम तक पहुंचाते रहेंगे? दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चंद्रशेखर भैया बहुजनों के असली हितैषी है या नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।